दोस्तों, अंग्रेजों से आजादी पाने के आखिरी 25 साल यानी कि 1922 से लेकर 1947 तक के कालखंड की कहानी रोमांच, दर्द और साहस के किस्सों से भरी हुई है। इस टाइम पीरियड में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जिसने भारत के इतिहास के साथ साथ उसके भूगोल को भी बदल दिया। इसी टाइम पीरियड ने भगत सिंह आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे माँ भारती के परम साहसी पुत्रों को भी देखा, और साथ ही देखा एक ऐसे संघर्ष की लड़ाई को जिसने भारत की गुलामी की बेड़ियों को भी तोड़ दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दुबे आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे वीडियो द कांग्रेस स्टोरी एपिसोड 2 में। हालांकि ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो का सीक्वल है, लेकिन आप इसे अलग से भी देख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और ये वीडियो आपको भारत की आजादी के अंतिम 25 साल के कालखंड में ले जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना 1885 में एक अंग्रेज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी, वो शुरुआती दिनों में एक अमीर लोगों की पार्टी के रूप में जानी जाती थी। हालांकि इस पार्टी में बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे प्रखर राष्ट्रवादी नेता भी थे जो भारत के पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। उसके बावजूद कांग्रेस की उपलब्धियां कुछ खास नहीं थी। 1915 में गांधी जी के पार्टी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस सही मायनों में एक आम जनमानस पार्टी बनने की राह पर निकल चुकी थी। गांधी 1920 में अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों और जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में एक देशव्यापी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं, जो एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेता है। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके बाद गांधी द्वारा अचानक इतने बड़े आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों, अब तक की कहानी हमने पिछले वीडियो में विस्तार से देखा। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। असहयोग आंदोलन के अचानक से बंद किए जाने से मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, वे काफी नाराज रहते थे और वो चित्तरंजन दास के साथ मिलकर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। हालांकि जवाहरलाल नेहरू गांधी का समर्थन कर रहे थे। गांधी जी के कहने पे ही स्वराज पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करती है और स्वराज पार्टी के लोग कांग्रेस से अलग नहीं होते। स्वराज पार्टी भारत के सेल्फ गवर्नेंस को लेकर काफी मुखर थी और ये तुरंत आजादी चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल भी स्वराज पार्टी का हिस्सा थे। 1923 में हुए जनरल इलेक्शन में स्वराज पार्टी 105 सीट्स में से 45 सीट जीत जाती है और विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। 1924 में गांधी जी रिहा होने के बाद स्वराज पार्टी के लोगों को वापस कांग्रेस में विलय करवा लेते हैं और स्वराज पार्टी के लोगों को कांग्रेस पार्टी में कुछ अहम पद भी दिए जाते हैं। इसके बाद 1925 में चित्तरंजन दास जी के मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी एकदम वीक हो जाती है और अंत में कांग्रेस पार्टी में कंप्लीटली मर्ज हो जाती है। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, जिसमें ब्रिटेन के 7 सांसद थे जिसे सर जॉन साइमन हेड कर रहे थे। इस कमीशन का हिस्सा ब्रिटेन के लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली भी थे, जो बाद में सन 1945 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उनके ही कार्यकाल में भारत को स्वतंत्रता मिलती है। जब ये कमीशन भारत आया उस वक्त भारत के वाइसरॉय इरविन थे, और भारत में जब ये कमीशन आता है तो भारतीय लोग इसका जमकर विरोध करते हैं। तो आखिर क्यों ये कमीशन भारत आया था और क्यों भारतीय इसका विरोध कर रहे थे? दरअसल जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 लागू हुआ था, तब उसमें यह मेंशन किया गया था कि भारत के सेल्फ गवर्नेंस को ध्यान में रख के इस एक्ट को 10 साल बाद एक कमीशन द्वारा रिव्यू किया जाएगा और इस एक्ट के इफेक्ट के ऊपर रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो कि भारत के फ्यूचर को डिसाइड करने वाली थी। यह कमीशन तय वक्त से एक तो 1.5 साल पहले ही भारत आ रहा था, और दूसरी बात कि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इसी बात का विरोध भारतीय कर रहे थे और साइमन कमीशन जहां भी जाता था उसके विरोध में साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता था। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर स्टेशन पहुंचती है, तो इसका विरोध लाला लाजपत राय और उनके समर्थक कर रहे थे। तब पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देती है और लाला जी बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। उसके 18 दिन बाद लाला जी का देहांत हो जाता है। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा था। 31 अक्टूबर 1929 को भारत के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि सरकार एक गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल मीटिंग के लिए लंदन में भारतीय प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। भारतीय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए इरविन ने बैठक पर चर्चा करने के लिए महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू से मुलाकात की। गांधी ने इरविन से पूछा कि क्या सम्मेलन भारत के डोमिनियन स्टेटस के आधार पर आगे बढ़ेगा, तो इरविन ने कहा कि वो इसका आश्वासन नहीं दे सकते, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी और इरविन की बैठक समाप्त हो जाती है। उसके बाद दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में गांधी ने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें अंग्रेजों से 2 साल के भीतर भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का आह्वान किया गया था। कुछ समय बाद गांधी जी ने दिए गए समय को 2 साल से घटाकर 1 साल ही कर दिया। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही भारत के पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस वोटिंग से बाहर हो जाते हैं और गांधी जी का प्रस्ताव पास हो जाता है।
लाहौर सेशन में ही जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रवि नदी के किनारे लाहौर में तिरंगा फहराया और सभी से 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कहा। दोस्तों, यही कारण है कि जब असल में आजादी 15 अगस्त 1947 में मिली, उसके बाद भारत का संविधान 26 जनवरी को ही 1950 में लागू किया गया था और उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। इसके बाद कांग्रेस भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाती है, जिसे हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इसमें पहले एक्शन के तौर पर गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को चुना। उसका मेन कारण 1882 में बना एक कानून था, जो कि ब्रिटिश हुकूमत को नमक के उत्पादन और बेचने की मोनोपोली देती थी। अगर किसी को नमक चाहिए तो उसे गवर्नमेंट के डिपो से ही खरीदना पड़ता था, चाहे वो व्यक्ति समुद्र के किनारे ही क्यों न रहता हो। नमक से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स जाता था, वो उसके भारत से जाने वाले कुल रेवेन्यू का 8.2% हिस्सा था। गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चलकर 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं, जहां वो 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ते हैं। हालांकि इस आंदोलन के बावजूद भी ब्रिटिशर जब तक भारत में रहते हैं, तब तक उन्होंने नमक के ऊपर टैक्स कभी नहीं हटाया। खैर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू रहता है और 4-5 मई की आधी रात को गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा भी 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस मूवमेंट के दौरान। इसी बीच मई 1930 में ही साइमन कमीशन भी अपना रिपोर्ट सबमिट करती है और इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का भी जिक्र नहीं था। दोस्तों, साइमन कमीशन को काउंटर करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने अपने तरफ से नेहरू रिपोर्ट पेश किया था, जिसके पॉइंट्स 1928 में हुए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तय किए गए थे और जिन्ना अपने तरफ से 14 पॉइंट्स अंग्रेजों के सामने रखते हैं। दोस्तों, जिन्ना जहां रेसिडरी पावर यानी कि मेन पावर को प्रोविंस यानी राज्य के पास रखना चाह रहे थे, वहीं नेहरू रिपोर्ट में रेसिडरी पावर सेंटर के पास रखने की बात कही गई थी। जिन्ना के रिपोर्ट में मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, मुस्लिमों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई थी। वहीं नेहरू रिपोर्ट में ये दोनों ही बात नहीं की गई थी। हालांकि जब 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मीटिंग लखनऊ में हुई थी, उस वक्त दोनों के बीच समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। लखनऊ पैक्ट के अनुसार दोनों ही पार्टी मुस्लिमों के लिए 1/3 रिप्रेजेंटेशन और मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट पर मान गई थी, जबकि उस वक्त मुस्लिमों की आबादी देश में 1/3 भी नहीं थी। इसी चीज को बाद में नेहरू रिपोर्ट में सुधारा जाता है। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में एक और बड़ी मांग की गई थी कि भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भारत का संविधान बनाने का हक हो। ब्रिटिश राज के पूर्ण स्वराज की मांग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा भारत के संविधान के बनाए जाने की मांग को स्पष्ट रूप से मना करने और गांधी समेत कई सारे नेताओं के जेल में रहने की वजह से कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग, जो कि 2 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चलती है, उसका बाइकआउट कर देती है। बाकी पार्टीज द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है और मीटिंग के अंत में ब्रिटेन के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड, जो कि लेबर पार्टी से थे, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि काश गांधी भी इस मीटिंग का हिस्सा होते। उसके बाद 26 जनवरी 1931 को गांधी समेत अन्य मुख्य नेताओं को बिना शर्त रिहा किया जाता है। गांधी के रिहाई के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसमें गांधी 90,000 राजनीतिक कैदियों को छुड़ा लेते हैं। लेकिन उस वक्त के सबसे बड़े कैदी भगत सिंह आजाद, राजगुरु और सुखदेव, जिन्हें फांसी की सजा हुई थी, उन्हें नहीं छुड़ा पाते। दोस्तों, भगत सिंह का मुद्दा बहुत बड़ा है और अगर आप इस पे अलग से वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल मीटिंग होती है, लेकिन इसमें भी कुछ खास अचीव नहीं होता, क्योंकि अब रामसे मैकडॉनल्ड कंजर्वेटिव पार्टी के सपोर्ट से सत्ता में थे और कंजर्वेटिव पार्टी तो भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के भी खिलाफ थी। इसके बाद आता है सन 1935 और 4000 पन्नों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हो जाता है, जो कि ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा कानून था और सन 1999 तक ब्रिटेन में इतना बड़ा कानून नहीं बनता है। इस कानून के पारित होने से बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से, सिंध को बॉम्बे से और उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है। भारत में फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचे की बात की जाती है। इसके साथ भारत में डायरेक्ट इलेक्शन को भी बढ़ावा दिया जाता है, जिससे भारत में उस वक्त वोटर बेस 50 लाख वोटर से बढ़कर 3.5 करोड़ वोटर तक पहुंच जाता है। लेकिन वोट देने का अधिकार अभी भी केवल टैक्स पे कर सकने वाले नागरिकों को ही था। इस कानून में रक्षा और वित्तीय विभाग वाइस रॉय के पास था, जिसे कि अभी भी भारतीय पूर्ण रूप से भारत को गवर्न नहीं कर सकते थे और अंग्रेजी हुकूमत के पास अभी भी भारत के गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था। इस कानून में भारत के पूर्ण स्वराज की बात तो छोड़िए, भारत के डोमिनियन स्टेटस का भी जिक्र नहीं था
और भारत के लोगों को डिवाइड करने के लिए जिन्ना के मुस्लिमों के सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को तो स्वीकार किया ही गया। इसके अलावा अन्य माइनॉरिटीज जैसे कि सिख, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, जिसलिए मुस्लिम तो खुश थे, लेकिन बहुसंख्यक भारतीय और कांग्रेस पार्टी नाराज थी। खैर, इस कानून के आधार पर सन 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं। इस इलेक्शन में भारत के 11 प्रोविंसेस में 1585 सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है, जिसमें से 468 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी। कांग्रेस इस चुनाव में 707 सीटें जीतती हैं, वहीं मुस्लिम लीग 116 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहती है। इसके अलावा इतर पार्टीज 397 सीट जीतती है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 385 सीट जीतते हैं। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित लगभग 25% सीटों पर कब्जा कर लिया। कांग्रेसी मुसलमानों ने 6% हासिल किया, लेकिन अधिकांश मुस्लिम सीटें क्षेत्रीय मुस्लिम पार्टियों ने जीता। 1937 के चुनाव ने प्रदर्शित किया कि उस वक्त न तो मुस्लिम लीग और न ही कांग्रेस मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी। 1937 के इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस में कांग्रेस मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस और बॉम्बे जैसे प्रांतों में जीत हासिल करती है और भारत के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरती है। और इस बीच बंगाल और पंजाब में मुस्लिम लीग की सफलता ने बंगाल और पंजाब जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम राजनीति के बढ़ते स्वरूप को साबित किया। खैर, समय बीतता है और साल आता है 1938 का, और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पहचान भारत में कद्दावर राष्ट्रीय नेता के रूप में हो चुकी थी। इसी साल फरवरी में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत के हरिपुरा में होता है और नेताजी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। नेताजी अब कांग्रेस से अंग्रेजों के प्रति आंदोलन को तीव्र करने के लिए कहते हैं और इसके लिए अगर हिंसा या बल का साथ लेना पड़े तो भी नेताजी उसके पक्ष में थे। गांधी जी नेताजी के इस विचार से खुले रूप से असहमत थे। गांधी के साथ ही अन्य नेता जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जमनालाल बजाज जैसे नेता भी सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ थे। 29 जनवरी 1939 को फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था और नेताजी फिर इस चुनाव में खड़े होते हैं। गांधी जी के पसंदीदा कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोटों के मुकाबले 1580 वोटों से हरा देते हैं और नेताजी फिर से एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। गांधी जी को यह बात रास नहीं आती है और गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी ही हार बताया। अन्य गांधीवादी नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कामों में नेताजी के लिए अड़चन पैदा करते थे, जिससे कि अंत में 29 अप्रैल 1939 को नेताजी कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कर देते हैं, जिससे नेताजी और कांग्रेस के रास्ते अलग हो जाते हैं। फिर आता है 1 सितंबर 1939 का दिन और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है और ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों से बिना डिस्कशन किए ही भारत को भी वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए शामिल कर लेती है, जिसके विरोध में कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने लेजिस्लेटिव असेंबली से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के इस्तीफा देने से जिन्ना, जिसे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का मौका दिखता है, खुश हो जाते हैं। जिन्ना ने भारत के सारे मुसलमानों को 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस यानी कि कांग्रेस के अत्याचारों से मुक्ति का दिन सेलिब्रेट करने को कहते हैं। खैर, जिन्ना यहीं नहीं रुके, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था उसमें कहा कि भारतीय मुसलमान अपना एक सेपरेट इलेक्टोरेट पाकिस्तान चाहते हैं और पहली बार पाकिस्तान शब्द का यूज पब्लिक फोरम में किया गया था। दोस्तों, इसी बीच सन 1940 में कंजर्वेटिव पार्टी की विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और जैसा कि हमने पहले देखा था, कंजर्वेटिव पार्टी भारतीयों के प्रति बिल्कुल सहानुभूति नहीं दिखाती थी। वर्ल्ड वॉर 2 कंटिन्यू रहता है और सन 1941 में जर्मनी ने पूरे यूरोप में तबाही मचा रखा था। वहीं जापान ने भी पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था, जिससे कि अमेरिका भी पूरे जोर शोर से वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन चुका था। जापान किसी भी वक्त भारत में हमला करने वाला था। ब्रिटिश हुकूमत को वर्ल्ड वॉर 2 के वॉर एफर्ट्स में भारत की आवश्यकता और भी लगने वाली थी। मार्च 1942 में अंग्रेज कांग्रेस पार्टी को मनाने के लिए क्रिप्स कमीशन को भेजते हैं, जिसकी अगुवाई स्टैफर्ड क्रिप्स कर रहे थे। स्टैफर्ड क्रिप्स उस वक्त हाउस ऑफ कॉमन्स के लीडर थे। क्रिप्स कमीशन ने भारत को डोमिनियन स्टेटस की बात को माना, लेकिन यह भी बोला कि इसके ऊपर एक्शन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। कांग्रेस पार्टी और गांधी को यह बात पसंद नहीं आई और गांधी ने कहा कि क्रिप्स कमीशन का आश्वासन डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। फिर आता है 14 जुलाई 1942 का दिन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वर्धा सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर एक बड़े सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है, जिसका समर्थन ज्यादातर कांग्रेसी करते हैं, लेकिन उस वक्त के एक बड़े कांग्रेसी लीडर राजगोपालाचारी इस प्रस्ताव के खिलाफ थे और कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं।
फिर आता है 8 अगस्त 1942 का ऐतिहासिक दिन। कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में हो रहा था। इसी दिन गांधी बॉम्बे के गोवलिया टैंक मैदान, जो कि अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वहां से स्पीच देते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। और उनका एक नारा डू और डाई यानी करेंगे या मरेंगे फेमस हो जाता है। पूरे देश में स्पीच के बाद उत्साह था। अंग्रेजी हुकूमत ने इसे खतरे के रूप में देखा और अगले ही दिन कांग्रेस के पूरे लीडरशिप को जेल में डाल दिया। गांधी को आगा खां पैलेस ले जाया जाता है और वहीं नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद को अहमदनगर किले में बंद कर दिया जाता है। बाद में नेहरू को इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के जेल में जाने से पब्लिक में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति बढ़ जाती है। लोग जमकर विरोध करते हैं और देश में खूब हिंसा होती है, जिसमें करीब 1000 लोगों से ज्यादा लोगों की शहादत हो जाती है। क्विट इंडिया के सपोर्ट में नेताजी, जो कि उस वक्त बर्लिन में थे, उन्होंने रेडियो पर इसके समर्थन में भी कहा था। क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ मुस्लिम लीग तो थी, लेकिन साथ में ही हिंदू महासभा भी क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थी। कांग्रेस लीडर्स 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने तक जेल में रहते हैं। क्विट इंडिया का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ा। उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी भारतीयों के कुछ मांग को मानने के लिए पक्ष में थे, जिससे कि भारतीय लोग इंग्लैंड के सपोर्ट कर सके और इंग्लैंड को वॉर टाइम में कुछ मदद मिल सके। अब तक इंग्लैंड की जनता के मन में भी भारतीयों के सेल्फ गवर्नेंस को लेकर सहानुभूति होने लगी थी। फिर आता है साल 1945 का और इंग्लैंड में द्वितीय विश्व खत्म होने के बाद चुनाव होता है। लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली, जो कि 1928 में आए साइमन कमीशन का भी हिस्सा थे, वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। एटली ने अपने इलेक्शन कैंपेन में भारत की आज़ादी की बात कही भी थी और उनके इलेक्शन जीतने के बाद भारत की आज़ादी की राह आसान हो गई। इसके बाद दिसंबर 1945 और जनवरी 1946 में भारत में जनरल इलेक्शन होता है, जिसमें कुल 102 सीटों में से 57 सीट्स कांग्रेस जीत जाती है और 30 सीटों पर मुस्लिम लीग जीत हासिल करती है। 1946 में ही भारत में प्रोविंशियल इलेक्शंस भी होता है, जिसमें फिर से 1585 सीटों पर इलेक्शन लड़ा जाता है और कांग्रेस इस बार 923 सीट्स जीतती है। मुस्लिम लीग 425 सीट्स जीतती है। अन्य छोटी पार्टीज 123 सीट्स और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 114 सीट जीतते हैं। इस बार कांग्रेस जनरल नॉन मुस्लिम सीट्स पर 90% जगह जीतती है और मुस्लिम लीग मुस्लिम सीट्स पर 87% जगह जीतती है। जिन्ना ने प्रचार के दौरान पाकिस्तान शब्द का खूब इस्तेमाल किया था। मुस्लिम सीटों पर जीतने के बाद जिन्ना खुद को और मुस्लिम लीग को सही मायने में मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेटिव मानने लगे थे और जिन्ना की मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की इच्छा और तीव्र हो गई। 24 मार्च 1946 में सत्ता के हस्तांतरण की राह कैसी होगी, इसके डिस्कशन के लिए कैबिनेट मिशन इंग्लैंड से इंडिया आती है, जिसे तत्कालीन वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड वॉवेल लीड कर रहे थे। वॉवेल और उनके ग्रुप की सजेशन न तो जिन्ना को राश आती है और ना ही कांग्रेस को। वॉवेल के कैबिनेट कमीशन की मीटिंग फेल हो जाती है। तारीख है 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर देते हैं, जिसमें वो मुस्लिमों से एक अलग देश पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन करने को कहते हैं। मुस्लिम बहुल इलाके खास तौर पंजाब और बंगाल में खूब दंगे होते हैं। दंगों का स्तर इतना गिर चुका था कि आप उसे नरसंहार भी कह सकते हैं। हजारों लोगों की मृत्यु होती है और भारत ने उस वक्त शायद इतिहास का सबसे बड़ा सांप्रदायिक हिंसा देखना चालू किया था, जो कि भारत के पार्टीशन के बाद तक चलता है। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए वाइसरॉय बनते हैं और जून में वे भारत में सत्ता हस्तांतरण का नया प्लान सबके सामने रखते हैं, जिसमें पाकिस्तान और भारत के बंटवारे की बात की गई थी, जिसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही स्वीकार कर लेते हैं और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो नए आजाद देश दुनिया के नक्शे पे आ जाते हैं। तो ये है इस वीडियो का अंत दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही भारत के बारे में दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल जिज्ञासु भारती को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।